दयाशंकर पाठक अपनी पुस्तक में बैठक से होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि सबसे पहले इस बैठक व्यायाम को करते समय आपको कुंभक भर लेना है और आपको दोनों हाथों की मुट्ठियों को इतनी टाइट रखना है, यानी मान लो कि कोई आपसे वस्तु छीन रहा हो और आप उस वस्तु को देना नहीं चाहते हो। अपने हाथों की मुट्ठियों को अधिक से अधिक बल लगाकर इतना टाइट रखना है कि आपकी जो दोनों भुजाएं हैं वह पूरी तरीके से थरथराने लगे और उनमें एक कंपन शुरू हो जाए। वह कहते हैं कि इस बैठक व्यायाम को करने से हम जो बल लगाते हैं, अपनी भुजाओं से जो बल लगाते हैं, उस बल लगाने की वजह से हाथ के जो मसल्स हैं, फ्लेक्सर्स ऑफ फोरआर्म्स हैं, सुपिनेटर लॉन्गस है, ट्राइसेप्स हैं या फिर बाइसेप्स हैं, इन पर जो है विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इस व्यायाम में हमने दोनों हाथों से बल लगा रखा है, इसलिए हमारे हाथों की जो भी मसल्स हैं, जितनी भी मसल्स है, उन सभी मसल्स पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो दंड और बैठक व्यायाम सर्वोत्तम है और प्रोफेसर राममूर्ति जी इस व्यायाम को करते थे, क्योंकि इसमें शरीर के अलग अलग पार्ट्स के लिए हमको अलग अलग एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। हमको बस एक सीधा साधा फॉर्मूला है, उसको अपनाना है और फॉर्मूला ये है कि हमको अधिक से अधिक बल लगाना है और जिस प्रकार से दंड की स्थिति बताई गई है, बैठक की स्थिति बताई गई है, उस तरीके से हमको दंड और बैठक करनी है। आगे दयाशंकर पाठक कहते हैं जो हमारे एंटीरियर डेल्टॉइड्स होते हैं और जो जांघ के सेरेटोरियस क्वाड्राइसेप्स एक्सटेंसर्स जो होते हैं, उन मसल्स पर भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जो बैठक है यह बनी ही हमारी जांघों के लिए है, इसलिए हमारी जांघों पर विशेष रूप से जो प्रभाव पड़ता है, इससे हमारा बल भी बढ़ता है, मसल ग्रो भी होता है और तो और हमारे भीतर प्राण की शक्ति तो बढ़ती ही है। इसके साथ साथ दयाशंकर पाठक कहते हैं हमारे जो एडक्टर मसल्स जो हैं और जो पिंडली के जो गैस्ट्रोनोमियस जो मसल्स हैं, उन पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है और जो हमारी टिबालियस एंटीशियस जो मसल्स है, उस पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। दंड और बैठक जो व्यायाम है वह संपूर्ण व्यायाम है। दंड के द्वारा भी हमारी लगभग सारी मसल्स पर लोड पड़ता है और जो बैठक व्यायाम है इसमें जो कुछ मसल्स बह जाती हैं, उन पर भी इस बैठक के व्यायाम करने से अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अंत में आपको यही कहना चाहता हूँ कि दंड और बैठक व्यायाम कीजिए। इन दोनों व्यायाम से ही हमारा संपूर्ण शरीर का विकास होता है। विशेष रूप से ध्यान हमको यह देना होता है कि हम दंड और बैठक के व्यायाम को ठीक प्रकार से करें। मुख्य बात यह है कि जब आप दंड और बैठक व्यायाम को शुरुआत में करते हो तो फिर आप इसको ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं खुद दंड और बैठक व्यायाम को करता था तो फिर ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा दंड और बैठक व्यायाम को ठीक प्रकार से कर लेता हूँ। अभी भी ऐसा होता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि दंड और बैठक व्यायाम वास्तव में थोड़ा कठिन है। उसको करने के लिए हमको अच्छे खासे अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मेरे लिए जिम का 2 घंटे का व्यायाम करना आसान है, लेकिन राममूर्ति व्यायाम करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि जिम का व्यायाम करना मेरे लिए आसान है और राममूर्ति व्यायाम में मेरे को अधिक से अधिक इच्छा शक्ति लगानी पड़ती है। इसलिए 2 या 3 रैप्स करते ही मेरा मन जो है वह मना करने लगता है कि इस व्यायाम को अब और नहीं करा जा सकता है, क्योंकि इसमें हमको ना अपनी इच्छा शक्ति विशेष रूप से लगानी पड़ती है, माइंड मसल कनेक्शन पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। इसलिए ऐसा कह सकता हूँ कि जो प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम है यह वास्तव में कठिन है। जिम वाले व्यायाम जो हैं उनकी अलग भूमिका है, लेकिन जो वास्तव में बल बढ़ाना चाहते हैं उनको प्रोफेसर राममूर्ति जी का दंड और बैठक वाला व्यायाम करना चाहिए। दंड को ठीक प्रकार से करें, बैठक को ठीक प्रकार से करें, तो इससे हमारी सारी मसल्स पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। आप प्रोफेसर राममूर्ति जी के शरीर को देख लीजिए, दयाशंकर पाठक के शरीर को देख लीजिए। इनका शरीर भले ही इतना अधिक कटिंगदार या फिर और भी सारी मसल्स को दिखाता हुआ प्रतीत ना हो, लेकिन यह शक्तिशाली पुरुष थे, यह पहलवान पुरुष थे। इनके शरीर का इस प्रकार से होना ही इनके बल का राज था, क्योंकि इन्होंने प्राण शक्ति को अपने भीतर भरा और दंड और बैठक के व्यायाम के द्वारा अच्छा खासा शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर लिया। प्रोफेसर राममूर्ति के बल के बारे में आप जानते हो कि वे किस प्रकार से शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर पाते थे। दयाशंकर पाठक भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर लेते थे। इसकी मुख्य वजह यही है कि वह व्यायाम करते थे और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। दयाशंकर पाठक की पुस्तक में भी मैंने पढ़ा है कि वह ब्रह्मचर्य के बारे में उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही हम शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ व्यायाम कर रहे हैं और प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य अधिक समय तक नहीं टिका रह सकता है। इसलिए मैं आपसे यह राय लेना चाहता हूँ कि
इसके बाद मुझको ब्रह्मचर्य की सीरीज़ शुरू करनी चाहिए या फिर मैं किसी और स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में आपसे चर्चा करूं। इसलिए आप मुझे अवश्य बताना कि ब्रह्मचर्य की सीरीज़ शुरू की जाए, क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ा मतभेद तो यह था कि प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम कौन सा था, तो फिर व्यायाम यही था कि वह दंड और बैठक व्यायाम करते थे। यदि आपको प्रोफेसर राममूर्ति जी के व्यायाम पर भरोसा नहीं है तो फिर आप इस व्यायाम को छोड़ दीजिए। बाकी मुझे तो इस व्यायाम पर पूरा भरोसा है कि यही वास्तव में प्रोफेसर राममूर्ति जी का व्यायाम था। वह दंड और बैठक को करते थे और उसमें अधिक से अधिक समय को लगाते थे, कुंभक को धारण करते थे और अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से प्रोफेसर राममूर्ति जी इतने शक्तिशाली बने, कलयुग के भीम बने। और जो उनके शिष्य थे दयाशंकर पाठक हो या फिर और शिष्य हो, वह भी इसी पद्धति के द्वारा शक्तिशाली बने थे। क्योंकि दयाशंकर पाठक और भीम भवानी या फिर प्रोफेसर राममूर्ति जी यह जो व्यायाम करते थे यह प्राचीन व्यायाम था, प्राचीन व्यायाम पद्धति थी, क्योंकि इसमें जो है कुंभक पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। इसीलिए यह व्यायाम इतना सर्वोत्तम बना, यह व्यायाम बल बढ़ाने वाला बना और हमारे शरीर का विकास करने वाला बना। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर राममूर्ति जी की सीरीज़ यहाँ पर समाप्त होती है और अगली सीरीज़ जो मैं लाऊंगा वो ब्रह्मचर्य के ऊपर लाऊंगा। आप इसके बारे में एक बार अपनी राय अवश्य देना।